संपूर्ण भारतवासियों को मेरा नमस्कार। आज मेरे इस छोटे से शो एनालिटिकल अबीर में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा एक छोटा सा टॉपिक है क्रिमिनोलॉजी, यानी आज हम फॉरेंसिक साइंस पर बात करेंगे। आप सब ने टीवी मूवी या सीरियल्स वगैरह में देखा होगा, जैसे सीआईडी वगैरह सीरियल्स में कैसे किसी की डेथ होती है तो उसके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर क्रिमिनोलॉजी में ब्रेन मैपिंग वगैरह से कैसे सच का पता लगाया जाता है। मैं आज आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट इन सारी चीज़ों को, क्रिमिनोलॉजी में आता है ये, अपना कर क्राइम तक पहुंचते हैं। तो इन सब को बताते हुए मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या ये न्यायालय में जो साक्ष्य पाए जाते हैं, क्या न्यायालय में ये साक्ष्य लिखित तौर पर, मतलब न्यायालय अपने ऊपर क्राइम होता है उसके ऊपर इस साक्ष्य को मान्यता देता है या नहीं। आज हम इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। तो हमारा पहला मुद्दा रहेगा, जैसे कि ये क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत आता है फॉरेंसिक साइंस। तो जो आज हमारा पहला मुद्दा रहेगा वो रहेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हम पहला बात करेंगे डीएनए। हम जानते हैं कि डीए सामान्यतः कोई भी ऐसा क्राइम होता है तो जो साक्ष्य जहाँ नहीं मिलते हैं हाई प्रोफेशनल क्राइम में, तो वहाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जरूरत पड़ती है। और हमें पता भी है, हम अक्सर देखते भी हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से मतलब क्राइम का पता लगाया जाता है। तो आज हम इसी पे बात करते हैं कि किस मेथड से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्राइम का पता लगाया जाता है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डीएनए। इसे हम फिंगरप्रिंटिंग कहें या फिर अगर सही में पूछे तो इसे हम डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं। फिंगरप्रिंटिंग तो उसका एक तरीका है, डीएनए प्रोफाइलिंग। आखिर डीएनए प्रोफाइलिंग होता कैसे है? जैसा कि आप सबको पता है कि डीएनए हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर जंतुओं में उपलब्ध है, लेकिन इसी डीएनए का पता उस क्राइम स्पॉट पे लगाया जाता है जहाँ पे क्राइम होता है। तो जैसे कि कहीं पे क्राइम होता है या किसी मतलब शव वगैरह जहाँ पाया जाता है, तो पुलिस तुरंत उस क्राइम स्पॉट को घेरा बंद कर देती है। उस क्राइम स्पॉट को घेरा बंद करने का मतलब यही तरीका हुआ कि वहाँ कोई आए जाए ना, और वहाँ पे जो साक्ष्य डीएनए वगैरह के बाल खाल कंकाल जिस भी व्यक्ति के मौजूद हो, वहां से उस डीएनए के अवशेष को मिटाया ना जा सके। तो सर्वप्रथम जब कोई भी क्राइम या शव जो भी पाया जाता है उसमें जिस तरह डीएनए का पता लगाया जाता है, तो उस डीएनए में जीनोम सीक्वेंसिंग, यानी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट अपने फॉरेंसिक लैब में दरअसल डीएनए के ही छोटे से भाग को, डीएनए के एक छोटे से भाग को जीनोम कहते हैं, और उसी जीनोम सीक्वेंसिंग का पता लगाया जाता है। और उस जीनोम सीक्वेंसिंग में एक टर्म आता है वीएनटीआर। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स। इसी से जो ये इस तरह डीएनए होता है, इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन यानी 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। अब ये 4 नाइट्रोजनी क्षार 3 मिलियन जोड़े में होते हैं। अब इसी 3 मिलियन जोड़े में हर मनुष्य में ये जोड़ा अलग अलग होता है, यानी लगभग 99.9% मनुष्यों में ये मतलब जो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन के 3 मिलियन जोड़े हैं ये समान पाए जाते हैं, लेकिन 0.01% भिन्नता हर मनुष्यों में पाई जाती है। इसी 0.01% भिन्नता को लेकर वीएनटीआर यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स जीनोम सीक्वेंस के माध्यम से इसका पता लगाया जाता है। इसी 0.01% में हर व्यक्ति के डीएनए की जीनोम सीक्वेंसिंग अलग होती है। इसी तरह डीएनए की प्रोफाइलिंग कर उसका जीनोम सीक्वेंस पता कर कि कौन सा व्यक्ति वहां था, उसी जीनोम सीक्वेंस से मैच कराकर किसी भी क्रिमिनल को वीएनटीआर के माध्यम से, डीएनए प्रोफाइलिंग के माध्यम से पकड़ा जाता है। अब इस डीएनए प्रोफाइलिंग में मतलब किसी भी व्यक्ति या मनुष्य का बाल हो गया, बाल यानी जड़ से, खाल हो गया और कंकाल हो गया और ब्लड हो गया और स्पर्म हो गया, इन्हीं 4-5 पदार्थों से इस डीएनए का पता लगाया जाता है। अब जो हमारा दूसरा आता है वो आता है ब्रेन मैपिंग। हम ब्रेन मैपिंग की बात बाद में करेंगे, हम पहले डीएनए की बात कर ही रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं डीएनए। दरअसल ये जो डीएनए है हमारे शरीर में 50% से अधिक जंक डीएनए पाया जाता है। आप सबको बता दो 50% से अधिक जंक डीएनए पाया जाता है। और इसी जंक डीएनए में हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नारी को नारी शक्ति क्यों कहा जाता है? अब इसे बहुत सारे लोग पाखंड से लेके जोड़ते हैं, बहुत सारे धर्म से लेके जोड़ते हैं, नारी महान, नारी शक्तिमान, नारी बुद्धिमान।
मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता। सब एक समान है, बस नारी को नारी शक्ति इसलिए कहा जाता है कि हर मतलब जो पुरुष है, पुरुष की अपेक्षा नारियों में डीएनए 37 डीएनए यानी 37 जीन अधिक पाए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, यानी पुरुष की अपेक्षा उसमें जो 37 डीएनए अधिक पाए जाते हैं, इसीलिए उसे नारी शक्ति कहा जाता है कि पुरुष की डीएनए की अपेक्षा उसमें 37 जीन अधिक पाए जाते हैं, इसीलिए दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। उसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, इसीलिए नारी को नारी शक्ति कहा जाता है। और आजकल हमने देखा होगा कि हम डीएनए की बात करें तो करें ले, आजकल हमने देखा होगा कि अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मच्छर मारने वाली, जो मॉस्किटो डिस्ट्रॉयड कंपनियां हैं, वो अपने कंपनियों में फिर ऑल आउट प्लस, फिर वेदर प्लस, ये सब लाती हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि मच्छर पहले कहीं धुएं से मर जाते थे, लेकिन आज ऑल आउट से भी नहीं मर रहे हैं, मोर्टीन से भी नहीं मर रहे हैं, हमें ऑल आउट प्लस मतलब प्लस प्लस करते करते वो अपने चीजों को रिपीट बाय रिपीट बढ़ाती जा रहे हैं। क्यों मतलब मच्छर क्यों मर नहीं रहे हैं, क्यों मतलब हमें आज धुएं से लेकर आज हमें ऑल आउट, मोर्टीन जैसी चीजों से भी मच्छर में, कारण यह है कि हमने ऐसा वातावरण बना दिया है कि जिस मतलब जो मच्छरों की प्रतिरोधक क्षमता थी वो जिसमें कम थी वो मर गए, जो एक बचे वो उस प्रतिरोधक क्षमता में विकास कर गए, और उसी विकास के कारण आज मच्छरों में फिर जो विकास हुआ वो ऑल आउट सहने के लिए उन मच्छरों में प्रतिरोधक क्षमता आई, और वो प्रतिरोधक क्षमता विकसित करके आज वो ऑल आउट, वेदर प्लस प्लस जैसी चीजों का भी सामना कर पा रहे हैं। इसीलिए कंपनियां हमेशा अपनी चीजों में प्लस इसीलिए करती है कि वो एक नए जीनोम को पकड़कर उन मच्छरों को मार सके। और आज इसी मच्छर के एग्जाम्पल से आजकल के माँ बाप है, आजकल के माँ बाप जैसे सदियों से ये चला आ रहा है भारतीय परंपरा जिसमें बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन आजकल के माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चों को मतलब फर्श से अर्श तक लाइजॉल साफ सफाई रखते हैं, बच्चों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता का विकास ही नहीं होने देते कि हाउ टू फाइट विथ इन्फेक्शन इन माय चाइल्ड, मतलब ये वाला फार्मूला उन्हें पता ही नहीं लगने देते, और वो हमेशा साफ सफाई पर ध्यान देते। अरे भाई, जब तक बच्चों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता नहीं विकसित करेंगे आप, वो हाउ टू फाइट विथ इन्फेक्शन कैसे लड़ेगा इन्फेक्शन से। ये तो हमारी हो गई डीएनए की बात, डीएनए प्रोफाइलिंग की बात। जब हम कभी डीएनए में फिर से विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे तो हम डीएनए के बारे में आपको संपूर्ण कम से कम 20-25 मिनट के वीडियो में बताएंगे। अब हम क्रिमिनोलॉजी पर बात कर रहे हैं तो ये आ जाता है हमारा दूसरा टॉपिक है ब्रेन मैपिंग। आपने देखा होगा कि अक्सर मूवियों में ऐसे छोटे छोटे तार करके बैठा दिया जाता है ब्रेन मैपिंग। और ब्रेन मैपिंग, एक पुलिस आता है बंद कमरे में, एक पुलिस आता है, एक बंद कमरे में टीवी लगी रहती है, और वहां पे क्रिमिनल को बैठा के ऐसे छोटी छोटी चीजों को लगा के वो बाहर चला जाता है, कहता है रुकिए मैं चाय पी के आ रहा हूँ। असल में होता क्या है, दरअसल हमारे दिमाग में P300 नामक तरंग पाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक वेव पाई जाती है। जैसे हमारे हार्ट में ECG पाई जाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वैसे यहाँ पे वहाँ ब्रेन मैपिंग में EEG पाई जाती है, EEG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम पाया जाता है। अब इसी इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम में P300 नामक तरंग उत्पन्न होती है। दरअसल एक टीवी रहती है और उस टीवी में क्राइम यानी क्रिमिनल को अकेला छोड़ के इस रूम में ऐसे चित्र और ऐसे ध्वनि को दिखाया जाता है कि जो क्राइम स्पॉट पे हुए हैं, और वो क्राइम स्पॉट पे अगर हुआ हो, वो व्यक्ति वहां मौजूद हो, तो उस क्राइम स्पॉट को देखते ही ये EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम का जो P300 नामक तरंग है वो एक्टिव हो जाता है। जो P300 तरंग है वो एक्टिव हो जाता है, और जब वो एक्टिव होता है तो वो ऐसे ग्राफ बनाता है, ऐसे ग्राफ बनाता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति का उस क्राइम स्पॉट से कोई संबंध ना रहा हो तो वो फिर ग्राफ बनेगा, वो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इसीलिए वहां पे एक टीवी में एक चित्र या ध्वनि क्राइम स्पॉट से संबंधित दिखाया जाता है और अकेला व्यक्ति दिखाया जाता है। तीसरा जो हमारे इस क्रिमिनोलॉजी में जो तीसरा हमारा टॉपिक है वो है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट, अब ये नार्को टेस्ट होता क्या है, आपको पता होगा कि एक मूवी आई थी इरफान खान साहब की एक मूवी आई थी इरफान खान साहब की तलवार। तलवार में एक रियल घटना पे एक क्रिमिनल को नार्को टेस्ट कराया जाता है। नार्को टेस्ट अलग, दरअसल एक प्रकार का नशीला पदार्थ दिया जाता है जिसे सोडियम पेंटाथॉल प्लस सोडियम एमाइथॉल, सोडियम एमाइथॉल बना के एक ट्रुथ सीरम बनाया जाता है, यानी सच्चाई का सीरम बनाया जाता है, ट्रुथ सीरम।
अब नार्को टेस्ट में इसी दो रसायनों का प्रयोग किया जाता है, सोडियम पेंटाथॉल और सोडियम एमाइथॉल बना के तुरंत सीरम व्यक्ति को दिया जाता है। हालांकि ये एक चिकित्सक वहां पे देख रेख में होता है, इससे ज्यादा पे व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो सीरम दिया जाता है जिससे व्यक्ति के अवचेतन मन में तो मतलब सक्रिय रहता है, लेकिन चेतन जो मस्तिष्क होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। जब चेतन मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाता है, उसके सोचने समझने योजना बनाने की क्षमता वहीं पे समाप्त हो जाती है। अब जब वो समाप्त हो जाती है तो जो भी सच उसे पता रहता है वही सच वो आगे देता है। ये हो गया नार्को टेस्ट, सोडियम एमाइथॉल और सोडियम पेंटाथॉल, यही होता है नार्को टेस्ट, सोडियम पेंटाथॉल और सोडियम एमाइथॉल। ये तो हो गया हमारा सोडियम पेंटाथॉल, सोडियम एमाइथॉल, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग, ये होते हैं क्रिमिनोलॉजी। यहीं पे कैरेक्टर की बातें आती हैं, मतलब कैरेक्टर यहीं पे मतलब कई विवाद ऐसे उठे न्यायालय में कि व्यक्ति के कैरेक्टर को देख के इस मतलब व्यक्ति के कैरेक्टर से संबंधित भी अगर जिस व्यक्ति के कैरेक्टर में कई सारे भेदभाव हो तो ये उस पर काम नहीं करता। मतलब कैरेक्टर, तो मैं बता दूं कि कैरेक्टर किसी भी व्यक्ति के चरित्र में उसके दो वैल्यू होते हैं, एक इथिकल एक साइकोलॉजिकल। इथिकल में रिग्रेट्स ऑफ वैल्यू होता है, साइकोलॉजिकल में जो होता है वो होता है, इथिकल में रिग्रेट्स ऑफ वैल्यू होता है। जो साइकोलॉजिकल में होता है किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को दो चीजों से मापा जाता है, एक कैरेक्टर को इथिकल और एक हो गया साइकोलॉजिकल। इथिकल में तो हमारे रिग्रेट्स ऑफ वैल्यू आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल में हमारे सुपर ईगो आते हैं। और मेरा सुपर ईगो ये कहता है कि अगर मुझे ईश्वर ना सम्मान दे तो मैं ईश्वर को भी सम्मान ना दूं। किसी व्यक्ति के लिए सम्मान सर्वप्रथम होना चाहिए, फिर चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए। अगर व्यक्ति सम्मान मार्ग जीता है तो उसके लिए और कोई दुखदाई बात नहीं। अगर आपको ईश्वर से भी सम्मान ना मिले तो आप उसको भी सम्मान ना दीजिए। ये हो गया हमारा नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये हो गया हमारा क्रिमिनोलॉजी। अब क्रिमिनोलॉजी से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आपने क्रिमिनोलॉजी पढ़ लिया। अब क्रिमिनोलॉजी से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पता चल गई। अब चौथा आता है पॉलीग्राफ टेस्ट। इसे हम लाइट डिटेक्टर भी कहते हैं, लाइट डिटेक्टर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मूवियों में लाइट डिटेक्टर बोलते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट बोलते हैं। एक व्यक्ति को एक कमरे में एक ऐसे मशीन फिंगरों में लगा के उसके मस्तिष्क में मशीन लगाकर एक सामने वाला जो इसका मतलब कि एक्सपर्ट होता है वो बैठता है और झूठ और सच केस से संबंधित बातें रखता है मशीन लगा के। दरअसल इस ये जो है ये पकड़ता क्या है, ये करता है आपके मतलब बीपी, मतलब आपसे जब क्राइम स्पॉट से संबंधित प्रश्न पूछेगा, अगर आपने क्राइम किया होगा तो आपकी बीपी या धड़कनें थोड़ा बहुत तो तेज होंगी, आपके पसीने का स्राव होगा, आपकी सांसें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगी। ठीक इसी को ये पकड़ लेता है। अगर आपने क्राइम किया है तो आप उससे संबंधित जो एक्सपर्ट आपसे बातें पूछेगा तो वो जो सांसें थोड़ा बहुत मतलब जो आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा घबराहट होगी, सांसें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेंगी, हो सकता है कि आपके ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हो सकता है हार्ट तेज हो जाए, हो सकता है पसीने का स्राव होने लगे। तो ठीक इसी प्रकार जब ये होता है इसमें भी एक ग्राफ होता है, ऐसे ऐसे ग्राफ बनने लगता है, ऐसे ऐसे ग्राफ बनने लगता है, ऐसे ऐसे ग्राफ बनने लगता है। अगर आपकी हार्ट बीट तेज तो समझ जाता है कि आप कहीं ना कहीं उस क्राइम स्पॉट पे मौजूद थे और आपने वो क्राइम किया है। तो ये हो गया हमारा डीएनए प्रोफाइलिंग, ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट, सोडियम, ये हो गया हमारा पॉलीग्राफ यानी लाइट डिटेक्टर। अंत में मैंने जैसा कहा था कि मैं लास्ट में बात करूंगा कि क्या न्यायालय इस पे क्या प्रतिक्रिया देता है। इन चारों टेस्टों पर न्यायालय का मानना है कि ये चारों टेस्ट न्यायालय में साक्ष्य पर उपलब्ध नहीं होंगे। मतलब किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या लोकल कोर्ट जो भी आपके एरिया की कोर्ट हो, ये डीएनए प्रोफाइलिंग, ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट, ये पॉलीग्राफ, ये किसी भी कोर्ट में मान्य नहीं है। क्योंकि हमारे संविधान मतलब हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी बनाकर उसको मतलब क्राइम स्पॉट या किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी बनाकर उसको गवाह के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। इसीलिए न्यायालय इन सब पे केवल क्राइम के लिए दिशा निर्देश देता है कि आगे वो बढ़ सके इस माध्यम से। बाकी इन सब चीजों को लेकर न्यायालय किसी भी व्यक्ति को क्रिमिनल नहीं ठहरा सकता। और यही हमारे भारतीय संविधान में। तो ये हो गया हमारा क्रिमिनोलॉजी। आगे आप सभी को मेरा नमस्कार। आगे आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो पसंद है आप कमेंट कर सकते हैं।
अगर आपको मेरा थोड़ा कहीं पे कुछ कमियां दिखी, कमियां तो होंगी ही, कहीं पे कमियां दिखी तो आप बता सकते हैं। आप सभी को नमस्कार।